हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बायबैक में दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इन दोनों को हम बाद में चेक करते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन करवा दूं आपको, फोर्थ बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो बड़ा बना तो फिर वो क्वेश्चन जो फर्स्ट एंड थर्ड है मैं आपको अलग से व्हाट्सएप पर चेक करवा दूंगा। तो पहले हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये तीन क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे, पढ़ के देखना, तीनों कंपेरेटिव। तीनों में पहली बात तो बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट तो सब में रहते हैं, उसमें कोई नहीं बात नहीं। लास्ट में क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वेश्चन के आखिरी लाइन में लिखा है कंपनी इंटेंड टू बाय बैक 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 150%। तो सर इसमें क्या नया लिखा है? ऐसा तो तीनों क्वेश्चन में लिखा था, पीछे भी 1, 2, 3 तीनों में लिखा था। प्रीमियम पर रहे तो क्या कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर भी है और बायबैक प्राइस भी है। बायबैक प्राइस एट पार भी हो सकती है, एट प्रीमियम भी हो सकती है। तो 10 रुपए का शेयर 150% प्रीमियम, तो 15 रुपए प्रीमियम हुई, ध्यान रखना 150% प्रीमियम है वो, तो 15 प्रीमियम यानी टोटल बायबैक प्राइस 25 कहलाएगी ना। तो बच्चे एक तो यहां गलती करते हैं। चलिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी दिया था, आप देखना थर्ड क्वेश्चन में भी यही करा था, सेकंड में भी यही किया था। फिर ये क्वेश्चन अलग कैसे सर? तो आगे की लाइन क्या अलग, स्टेट वेदर द कंपनी कैन डू सो, इफ यस देन पास एन एंट्री, आल्सो प्रिपेयर पोस्ट बायबैक बैलेंस शीट। ये लाइन अंडरलाइन, यानी आपको अभी तक के 3 क्वेश्चन में जितने शेयर जिस प्राइस पे दिए आपने उठा के जर्नल एंट्री कर दी और बैलेंस शीट बना दी, आपने चेक नहीं किया। वो टेस्ट जो 3 मैंने आपको लिखवाए थे वो टेस्ट नहीं किए, और करना है मत, एग्जाम में भी नहीं करना है। लेकिन ऐसी लाइन अगर लिख दे, क्या स्टेट वेदर द कंपनी कैन डू सो, मतलब क्या कंपनी 20,000 शेयर का बायबैक कर सकती है 25 रुपए पे? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कर सकती है कि नहीं। अगर कर सकती है, यस देन पास एन एंट्री, ऐसा बोला। तो इस क्वेश्चन की ये खास बात है, ठीक समझ गए आप। यानी नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस देने के बावजूद भी मुझे 3 टेस्ट लगाना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपनी डिसाइड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एस में बी परमिटेड बाय लॉ एट ए प्राइस ऑफ 20%। लो सर, और कोई एडजस्टमेंट नहीं क्वेश्चन है। अब क्या गायब कर दिया, प्राइस दी है 20 रुपए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर गायब कर दिए। उन्होंने बोला नंबर ऑफ शेयर आप निकालो एस परमिटेड बाय लॉ, लॉ में जितने परमिट मैक्सिमम परमिशन मिले उतनी, यानी फिर टेस्ट लगाना, उस टेस्ट से ही तो निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। और छठे क्वेश्चन में तो उन्होंने क्या किया, उसमें तो उन्होंने ये लिख दिया थर्ड पॉइंट में, कंपनी इंटेंड टू बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट परमिसिबल अंडर लॉ। अब तो नंबर ऑफ शेयर भी परमिसिबल बाय लॉ निकालना, प्राइस भी नहीं दी, कहां दी बताओ, तो प्राइस भी आपको निकालना। तो 3 क्वेश्चन करवाता हूं मैं, है ना। मैंने इसी तरह से रखे नोट्स में, पहले में प्राइस भी और शेयर भी है, तो कैसे करेंगे। दूसरे में प्राइस है बट शेयर नहीं, तो कैसे करेंगे। और प्राइस भी ना हो शेयर भी ना हो, तो प्राइस कैसे निकालना और शेयर कैसे, मैक्सिमम लॉ के हिसाब से, लॉ से बाहर नहीं जाना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 टेस्ट लगाना है। फिर मैं 7th क्वेश्चन करवाऊंगा, ये स्टडी मटेरियल का है, और 8th क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल का, इसमें भी टेस्ट समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको टेस्ट लगाना, फिर जर्नल एंट्री करना, फिर बैलेंस शीट बनाना, है ना। तो पहला टेस्ट क्या, पहला टेस्ट अब याद होना चाहिए। आप चाहो तो थ्योरी पार्ट पे आ सकते हो वापस, पेज नंबर 6.1 पर मैंने आपको रिसोर्सेस टेस्ट लिखवाया था, याद करो, लिखवाया था। सी पॉइंट का पहला पैराग्राफ, बायबैक इज 25% और लेस ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ कंपनी, वो की वही लाइन यहां लिख दोगे, ठीक है। तो टेस्ट फर्स्ट,
या बल्कि स्टार्टिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसा लिखना चाहिए, ये एग्जाम में भी ऐसा लिखना चाहिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नंबर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 68, बायबैक permissible as per following provisions। कौन कौन से प्रोविजंस से परमिसिबल है? तो नंबर 1 प्रोविजन है, फर्स्ट टेस्ट है आपका रिसोर्सेस टेस्ट। रिसोर्सेस टेस्ट यहां पर आप वो लाइन लिख देंगे 25%। आप पूरी लाइन लिखना, पहला क्वेश्चन है, पूरी लाइन लिखना 25, मैक्सिमम 25%, ऐसा लिख देंगे मैक्सिमम 25, क्योंकि वहां लिखा था 25 या उससे कम, इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट थी, इससे ऊपर नहीं आ सकता। मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स लिखा था ना वहां पे, आप देखो प्लस फ्री रिजर्व्स। तो फ्री रिजर्व्स में सारे फ्री रिजर्व्स और प्रीमियम भी आएगी। प्रीमियम इज पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स फॉर दिस सेक्शन। तो देखते हुए इस क्वेश्चन में क्या क्या है। इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होती तो जरूर लिखता, आदत डाल लो आप, तो नहीं है तो नील लिख देना ताकि कभी गलती ना हो। जनरल रिजर्व 12 लाख रुपए का है। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व में आता है 12 लाख रुपए का। ये पीएनएल अकाउंट, पीएनएल भी फ्री रिजर्व में आता है, पीएनएल लिख लेता हूं 1 लाख रुपए का ये। और नीचे कोई अलग से कोई लॉस वॉस नहीं दे रखी इन्वेस्टमेंट बेचने पे, यार वो होता तो वो भी प्लस माइनस कर देता, बचा हुआ लेता, क्योंकि वो एंट्री तो अलग से रहेगी ना, तो वो एंट्री पहले कर दिया अगर इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट या और कोई अदर्स दिए हो तो नेट पीएनएल इतना बचा। प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसी में लिख देना इज ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व फॉर बायबैक पर्पज ओनली। कितना? 2 लाख रुपए। उसके बाद सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटीज ये नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये पुरानी बैलेंस शीट्स वाले हैं क्वेश्चन। इसमें हो सकता है इधर असेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पीएनएल का लॉस, ऐसा कुछ हो तो वो माइनस करने की आदत भी डालो आप, वो माइनस करने की आदत भी डालो। फिक्टिशियस असेट क्या बोलते हैं उसको? फिक्टिशियस असेट्स, वो माइनस करने की आदत भी डालो आप। यानी लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, कुछ भी अगर इस असेट साइड में लिखे इट मींस इट इज डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट में से डेबिट तो माइनस होगा ना। तो नेट कितना आया टोटल मिला के 10, 12, 1 और 2, यानी हो गया 22, 23, 24, 25 लाख, 25 लाख। इस 25 लाख का 25% कितना परसेंट? 25% मैक्सिमम। तो 25 लाख का 25% यानी 6,25,000 रुपीज, 6,25,000 रुपए। ये क्या आया? ये आया मैक्सिमम रिसोर्सेस कैन बी यूटिलाइज फॉर बायबैक पर्पस। इतने यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम, बस 6,25,000। ठीक है। और हमारे इस क्वेश्चन में कितने रिसोर्सेस यूटिलाइज हो रहे हैं? हमारे इस क्वेश्चन में यूटिलाइज कितने हो रहे हैं? तो 20,000 शेयर को हम 25 के रेट से इश्यू कर रहे हैं। हमारे इसमें तो नंबर ऑफ शेयर भी है, प्राइस भी है। तो नंबर ऑफ शेयर भी है, प्राइस भी है, तो मैं डिवाइड क्यों करूंगा? मैं तो प्रपोज्ड बायबैक लिख दूंगा ना। प्रपोज्ड बायबैक जो है वो आपका 20,000 शेयर्स का है और 25 रुपए के रेट से। 25 कैसे आए? 10 रुपए फेस वैल्यू और 15 रुपए प्रीमियम के, तो कितने हो गए? 5 लाख। यानी प्रीमियम से टोटल रिसोर्सेस कितने चाहिए? 5 लाख। तो 5 लाख तो है हमारे पास। मतलब पहला टेस्ट
पास हो गया। ठीक है, पहला टेस्ट पास। अब सेकंड टेस्ट में क्या बताया मैंने? सेकंड टेस्ट कहां पे बताया था मैंने? वहीं पर आपको सेकंड टेस्ट लिखवाया था, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट। उसी पेज पर आप चले जाओगे तो वहां लिखा हुआ था प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के वाले केस में, तो इक्विटी शेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी शेयर का बायबैक अगर करना है तो इसका रेफरेंस मैंने कहा था पढ़ने पे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन स्टडी मटेरियल में और सारी बुक्स में इसको नाम दिया गया है, कहे का नाम दिया गया है, इसको आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट का नाम दिया गया है। यानी कहना चाहते हैं कि 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स मैक्सिमम। तो आपके पास कितने इक्विटी शेयर है? 1 लाख इक्विटी शेयर है। 1 लाख इक्विटी शेयर का 25% मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। कितने बायबैक कर सकते हैं? तो 25,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? 25,000 शेयर्स। और हम तो 20,000 में ही हैं, तो ये टेस्ट भी पास। इसके नीचे भी लिख देना प्रपोज बायबैक ओनली 20,000 शेयर्स विद इज, ठीक है ना, विच इज विद इन लिमिट। तो ये दो टेस्ट इतनी आसान है क्योंकि ये बिफोर बायबैक थे, अभी बायबैक नहीं हुआ। अभी बायबैक से पहले के फिगर लिए मैंने सारे, ये बायबैक के पहले के फिगर थे। ठीक, इसलिए इसमें कहीं कोई सीआरआर बना हुआ नहीं था। पुराना होता तो लेता, लेकिन पुराना सीआरआर तो विभिन्न लेता क्योंकि सीआरआर फ्री रिजर्व होता ही नहीं। तो पुराना सीआरआर, पुराना कैपिटल रिजर्व, ये सब छोड़ देते हैं, है ना। सिर्फ क्या लेना है? फ्री रिजर्व लेना है। ये भी क्यों लेना है? क्योंकि स्पेसिफिकली इस सेक्शन के लिए लिखा है कि प्रीमियम also treated as free reserve for this section। अब तीसरा टेस्ट थोड़ा खतरनाक है। ये दो तो बड़े आसान है। ये तो बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ शेयर पे लगाना। ये कैसे लगाओगे? तो इन सब के टोटल पे लगा देना, है ना। और हाँ, अगर मान लो यहाँ पर प्राइस नहीं दी होती, सॉरी शेयर्स नहीं दिए होते, तो मैं शेयर्स से डिवाइड करके और प्राइस निकाल लेता ना। या प्राइस दी होती, शेयर नहीं दिए होते, तो प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता कि इतने शेयर बायबैक हो सकते हैं ना। ऐसा भी कर सकता था। चलिए, अब तीसरा टेस्ट जो हमारा होगा वो होगा डेट इक्विटी टेस्ट। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है डेट इक्विटी टेस्ट कब लगाना है? आफ्टर बायबैक। क्या करना है? आफ्टर बायबैक। तो सपोज बायबैक हो जाए, क्योंकि ये दो टेस्ट में तो पास हो गया हमारा, रिसोर्सेस वाइज भी और नंबर ऑफ शेयर्स वाइज भी। ठीक है, अब सपोज बायबैक हो जाए और हम एंट्री कर दें, उसके बाद बैलेंस शीट बने और उसमें डेट इक्विटी रेशियो क्या है वो चेक करना आफ्टर बायबैक। वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखते हैं। तो थर्ड टेस्ट आप लिखेंगे क्या? थर्ड टेस्ट है आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट आफ्टर बायबैक। ये कब होगा? आफ्टर बायबैक। आफ्टर के कारण गड़बड़। अब बात ये है कि आफ्टर बायबैक अगर करूं, मतलब मैं जर्नल एंट्री कर लूं, फिर उससे बैलेंस शीट बना लूं, फिर वहां से डेट इक्विटी निकाल के रेशियो निकालूं, और मान लो किसी कारण से वो रेशियो 2 से ज्यादा है, तो मतलब मेरा तो बायबैक फेल हो जाए नहीं। तो आप क्या करोगे? लिखा आफ्टर है, लेकिन आपको आफ्टर नहीं कर पाओगे। आप कैसे कर पाओगे? आप सोचो ना, अगर करा मान लो गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम पहले रफ में ही एंट्री बना लेंगे अपने माइंड में कि अगर एंट्री हो जाती तो डेट इक्विटी पे क्या इफेक्ट आता और रेशियो क्या आता, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब 2 रास्ते इसके। पहला तरीका तो ये है आपका कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हैं और प्राइस भी दे रखी है। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर भी दिए और प्राइस भी अगर दी हुई है, तो सीधे मैं इंपैक्ट निकाल सकता हूं कि डेट इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो का।
तो डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट्स, तो डेट्स में क्या आते हैं, मैंने बताया था सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, और ये इक्विटी आफ्टर कौन से होनी चाहिए, इक्विटी आफ्टर बायबैक, कौन से होनी चाहिए, आफ्टर बायबैक, इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी आफ्टर बायबैक। और इक्विटी में क्या क्या आता है, तो भाई ये रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लोन में क्या क्या, चलो ये देख लेते हैं पहले तो लोन में आपके पास क्या है, सिक्योर्ड लोन है 15 लाख, अनसिक्योर्ड 8 लाख, करंट लायबिलिटी 15 लाख। मैंने कहा था वैसे तो लॉ में करंट लायबिलिटी का मना नहीं करा है, बट जनरली इस रेशियो का मेन कंसेप्ट रहता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का कंपैरिजन, इसलिए हम करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे। तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन 15 लाख और 8 लाख ये तो हो जाएगा। इक्विटी लेना है, मेन कौन से लेना है, इक्विटी आफ्टर बायबैक। तो खास इसका कैलकुलेशन, इक्विटी आफ्टर बायबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल थी पहले कितनी, 10 लाख की, प्रेफरेंशियल शेयर थे क्या, नहीं थे, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये 3 थे, 12, P&L अकाउंट था 1 और प्रीमियम थी 2 लाख रुपए, टोटल मिला के ये 15 लाख थे सब में। और इस सेक्शन के लिए इन तीनों को हम फ्रेजर्स की कैटेगरी में रखते हैं, और कोई रिजर्व होता तो मैं अलग से लिखता, CRR ये होता था, लेकिन पहली बात तो इक्विटी में वो आएगा ही नहीं, कहां से लिखोगे, लिखना ही नहीं, क्योंकि ये जो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट दिया वहां देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है डेट्स सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस ऑफ द इक्विटी, मतलब ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, तो इसके ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ट्वाइस में ही तो आएगा, यहाँ CRR थोड़ा ना आएगा, यहाँ कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, जितना बोला उतना आएगा, 2 कैपिटल आएगी प्लस ये। तो सर ये तो पहले भी लिखा था, बिल्कुल लिखा था, और अगर लॉस होते तो माइनस भी करते हैं, लॉसेस अगर हैं तो माइनस भी करना है। ये बिफोर थे, लेकिन मुझे तो आफ्टर निकालना है। तो आप अब इमेजिन करो कि अगर मान लो एंट्री हो गई होती तो बायबैक की एंट्री का क्या क्या इंपैक्ट आता, या फिर एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हो कि कन्फर्म में 5 एंट्री तो होगी, अमाउंट पेंसिल से लिख देंगे हम, एंट्री तो वही होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पेज पे टेस्ट लिख दिया, सारी वर्किंग खत्म आपकी, अब अगले पेज पे आप एंट्री कर लो। क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन में आपको बहुत पहले लिखवा चुका हूं बार बार, इसलिए बार बार नहीं लिखवाऊंगा, बस इतना लिखाऊंगा कि 20,000 शेयर्स और 25 के रेट से देना है मुझे, 5 लाख रुपए देना है। इस 5 लाख रुपए में से 10 रुपए इसके हैं और 15 प्रीमियम के हैं, यानी 2 लाख रुपए इसके हैं और 3 लाख इसके हैं, है ना। पेंसिल से लिख लोगे एग्जाम में, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट भी कर दोगे, ठीक। दूसरी एंट्री क्या आता थी, पहले मैंने कहा था प्रीमियम का हिसाब अलग कर देना, तो इस प्रीमियम को कहां से एंटर ऑफ कर लेना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अगर पुराना पड़ा हुआ हो तो है अपने पास 2 लाख रुपए का, उसमें से, लेकिन 2 लाख ही हो तो 2 लाख तो उसमें से ले लो, बाकी और 1 लाख कम पड़ रहा है उसको जनरल रिजर्व से ले लो। तो ये प्रीमियम ऑन बायबैक, ये 3 लाख रुपए का अकाउंट यहां खुला और यहां बंद, ठीक है। ये 2 एंट्री बिल्कुल हमेशा बताई मैंने। अब इसका हिसाब पूरा निपटा दिया आपने पहले ही, खत्म। अब ये मेन है, ये पूरा सेक्शन जो बायबैक 68 पढ़ा हमने वो खास इसके लिए कि आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और आउट ऑफ रिजर्व्स। तो फ्रेश इश्यू तो कहीं से कहीं तक नहीं होता, तो उसकी एंट्री कर देता मैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू शेयर कैपिटल, जो भी होती प्रेफरेंशियल वगैरह या नोटिफाइड डिवेंचर्स। तो इसका मतलब अगर फ्रेश इश्यू नहीं तो पूरे का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, CRR। तो CRR पहले क्रेडिट तय कर लेना कितना बनाना है, वो होगा हमेशा फेस वैल्यू के बराबर, प्रीमियम हटा के, ठीक है। अब कहां से बनेगा, तो प्रीमियम अकाउंट से भी बन सकता है या फ्रेजर से भी बन सकता है, बायबैक में तो पॉसिबल है, प्रीमियम का भी यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम तो हमने पहले ही यूटिलाइज कर दिया, अकाउंट ही खत्म हो गया उसका, कहां बचा वो अकाउंट, बैलेंस ही नहीं बचा। तो चलो हम इसको जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, जनरल रिजर्व तो हमारे पास बहुत सारा है, वहां से ले लेते हैं, तो ये CRR बन गया।
और लास्ट एंट्री में पेमेंट कर दो। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, 5 लाख का पेमेंट कर दिया। ये अकाउंट भी यहां खुला, ये यहां बंद हो गया, 5 लाख। ठीक है, 2 अकाउंट आपके बंद हो गए। चलो इनका अब इनसे बैलेंस शीट अगर बनती तो क्या इंपैक्ट आता जरा देखते हैं। तो देखो आप ध्यान से, अगर बैलेंस शीट बनती तो 2 लाख रुपए डेबिट हो जाते, यानी आपकी इक्विटी 2 लाख से कम हो जाती। कितनी बचती? 8 लाख। ये अकाउंट तो यहां खुला, यहां बंद हो गया, ये अकाउंट यहां खुला, वहां बंद हो गया, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं। प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपए पूरा डिलीट हो जाता प्रीमियम अकाउंट। जनरल रिजर्व 1 लाख यहां कम होता, 2 लाख यहां कम होता, कितना कम होता? 3 लाख। 3 लाख जनरल रिजर्व कम होता। मतलब टिक लगा रहा हूं, देखो यहां टिक लगाया मैंने, यहां टिक लगाया, ये टिक लगाया, ये 3 लाख से ये टिक हो गया, 5 से ये टिक हो गया, टिक लगा के आया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सीआरआर, सीआरआर बैलेंस शीट में आता, रिजर्व सरप्लस में ही आता, लेकिन ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसलिए इसको मैं यहां नहीं ले सकता क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये कैपिटलाइज हो गया। क्या हो गया? ये कैपिटल, यही तो खास बात है। तो ये बैलेंस शीट में लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि ये इक्विटी में नहीं आता है। इक्विटी में सिर्फ फ्री रिजर्व्स आते हैं और ये फ्री रिजर्व्स नहीं है। बैंक, इसका इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में दूंगा। यानी मेरे इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आया? 2 लाख ये कम हुए, 3 और 2 5 लाख ये कम हो गए। कितने कम हो गए? 5। यानी टोटल 15 में से 5 कम हो गए तो कितने बचे? 10। तो अब न्यू इक्विटी कितनी लगी मेरी? 18। इक्विटी आफ्टर बायबैक, अगर आप बायबैक के बाद में इक्विटी की बात करूंगा तो इक्विटी आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक जो रहेगी इसको पूरा लिखना है इक्विटी, नहीं तो इक्विटी शेयर समझ लोगे तुम लोग। इक्विटी आफ्टर बायबैक 18 है। कितनी है? 18। और लोन कितने थे? लोन थे 23। लोन थे 23। तो लोन थे 23 और आपका इक्विटी 18 आफ्टर बायबैक। तो आफ्टर बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो आया 1.277, मतलब 2 से ज्यादा तो नहीं आया। ये ना आपके लोन आपके इक्विटी से ट्वाइस से ज्यादा तो नहीं है ना, 36 से ज्यादा तो नहीं है ना, ट्वाइस से ज्यादा नहीं है। मीन्स आप पास हो गए। पास होगा, आपके तीनों टेस्ट पास है, मतलब आपकी एंट्री सही हो गई। तो जो आपने पेंसिल से लिखी थी उसको इंक आउट कर देना और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो एंट्री की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब लास्ट टाइम हम क्या लिखेंगे इस टेस्ट के बाद? ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट 3 टेस्ट कंपनी इज विदिन रेंज परमिसिबल अंडर लॉ, so it can bought back 20,000 shares at rate 25 each। ठीक है, और अब आप एग्जामिनर लिख दोगे और इस पे बैलेंस शीट बना दोगे। ठीक, ये क्वेश्चन तो आसानी से हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपने अल्टीमेट बायबैक 2 लाख का किया था और 3 लाख प्रीमियम, यानी आपकी जेब से आउटफ्लो सिर्फ 5 लाख का हुआ। कितना का हुआ? 5 का आउटफ्लो हुआ ना, कुछ भी कर लो, 5 का हुआ कि 2 लाख कैपिटल के और 3 प्रीमियम के, 5 लाख दिया आपने। और यहां पर आपके इक्विटी पे इफेक्ट कितना आ गया आपका? पहले आपकी इक्विटी थी 10 और 15 25 थी, और अब इक्विटी 18 के 7 का इफेक्ट क्यों आ गया? जरा ध्यान से देखो, जबकि कुछ भी कर लो 5 ही गए ना, 7 का इफेक्ट क्यों आ गया? हमेशा ऐसा होगा कि जितनी फेस वैल्यू डिलीट होगी कैपिटल, उतने से आप सीआरआर बनाओगे और वो सीआरआर यहां नहीं लिखोगे, तो आपका डबल इफेक्ट आ गया। एक तो इक्विटी हट गई 2 लाख रुपए की, ऊपर से 2 लाख का रिजर्व भी हट गया, जो वापस नहीं जुड़ा, वो कैपिटलाइज हो गया। ठीक है, तो हमेशा ये इफेक्ट आएगा। अब इसको अलग तरीके से कैसे करते हैं? तो ये तो हो गया आपका पूरा। अब इसी के नीचे आप चाहो तो जनरेटिव बाद में लिखना, पहले इसका अल्टरनेटिव भी लिख लो। वो आंसर लिखते हैं, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव भी लिख लो। अल्टरनेटिव मैं आपको इस तरह बताता हूं, ठीक है, अल्टरनेटिव इस तरह बताता हूं। जनरेटिव तो लिख ही लिया आपने, यानी इस क्वेश्चन में तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे,
तो आपने एंट्री करके देख ली और उस एंट्री का इफेक्ट भी देख लिया, है ना, देख लिया ना आपने। मान लो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर 20,000 नहीं होते, जैसे मैंने 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ के बताया, 6 पढ़ के बताया, नंबर ऑफ शेयर है ही नहीं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि 2 लाख ही माइनस होना है, कि 25,000 शेयर माइनस करना है, कि 20,000 के 21,000 के 22,000, मुझे क्या पता। और 6th क्वेश्चन में तो प्राइस भी गायब है, तो आप तो नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं है, कैसे निकालोगे। तो उसका तरीका बताता हूं। उन क्वेश्चन हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, उन क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे कि डेट इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 2 से। 2.1 भी नहीं आना चाहिए, 2 तक तो आ सकता है ना, यानी ट्वाइस तक तो हो सकती है। तो फिर ऐसा करते हैं, हमारे डेट्स जो हैं वो डेट्स कितने? 23 है। कितने? 23, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो इक्विटी आफ्टर बायबैक में बी एट दिस मिनिमम लेवल, यानी इतनी, कितनी मिनिमम लेवल हो गई? ये हो गई आपकी कितनी? 11.5 लाख, यानी आपकी इक्विटी 11,50,000 तक भी आ जाएगी तो भी आपका टेस्ट फुलफिल होगा ना, क्योंकि डेट 23 होगा, इक्विटी 11,50 होगी, तो आंसर 2। अब अगर इक्विटी इससे जरा सी भी कम होती है तो मेरा आंसर 2 से बाहर हो जाएगा, मतलब ये मिनिमम लेवल आ गया है, यानी इक्विटी इससे कम नहीं होना चाहिए आफ्टर बायबैक। तो इक्विटी आफ्टर बायबैक में बी एट दिस मिनिमम लेवल, इस लेवल तक हो सकती है। तो इक्विटी बिफोर बायबैक कितनी थी? बायबैक से पहले थी 25, कितनी थी? 25, और इक्विटी आफ्टर बायबैक में बी एट 11.5, यहां तक हो सकती, इससे नीचे मत लाना, इससे नीचे लाओगे तो नहीं होगा, तो इससे नीचे नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं अपनी इक्विटी को कितना रिड्यूस कर सकता हूं? 25 की इक्विटी को 11.5 तक, यानी 13.5 तक रिड्यूस कर सकता हूं। मतलब मैक्सिमम डायल्यूशन, यानी मैक्सिमम विड्रॉ कितना हो सकता है इसमें से? 25 में से ज्यादा से ज्यादा आप 13.5 विड्रॉ कर दो, बस 25 में से 13.5 विड्रॉ करते तो आपके पास 11.5 बचते, तो भी आपका डेट इक्विटी रेशियो 2 आता। इससे ज्यादा अगर जरा सा भी ज्यादा विड्रॉ किया आपने तो आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, इक्विटी कम हो जाएगी तो 2 से बाहर हो जाओगे, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी आप बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम डायल्यूशन, या बल्कि अपने लैंग्वेज में कहूं मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी, मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी आफ्टर बायबैक। इतना रिडक्शन कर लो आप, ठीक है। इसी में से आपको प्रीमियम भी दे देना है, इसी में से आपको इक्विटी शेयर डेबिट भी कर देना है, इससे सीआरआर भी बना देना है। यानी 13.5 के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। अभी आपने जरेंटे भी देखा, मैंने कहा कि 2 हिस्से तो सभी को याद रहेंगे। कौन से 2 हिस्से सभी को याद रखेंगे? 13,50,000 रुपए आप कर सकते हो, है ना, मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल। ये रिडक्शन ही तो करा ना, ये 2 क्या करा? रिडक्शन करा, ये रिडक्शन करा, ये रिडक्शन करा। तो आपने देखा मैंने बायबैक तो 5 लाख का किया और रिडक्शन 7 का क्यों हुआ? 2 लाख का ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि 2 लाख सीआरआर बन जाता है, तो 2 लाख का हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब इस 13,50,000 का रिडक्शन जो है टोटल मिला के मैं इन सब में से कितने माइनस करूंगा? टोटल मिला के मैं इन सब में से, इसमें से इन सब में से टोटल मिला के मैं 13,50,000 तक माइनस कर सकता हूं। तो उस 13,50 में से फेस वैल्यू माइनस होगी, यानी 10 रुपए इक्विटी की फेस वैल्यू माइनस होगी, और जितनी इक्विटी की फेस वैल्यू होगी उतना ही सीआरआर होगा, उतना ही क्या होगा? सीआरआर।
और बाकी क्या हो गया प्रीमियम। प्रीमियम कितनी इस क्वेश्चन में 15 रुपए प्रीमियम के। तो प्रीमियम 15, फेस वैल्यू 10 और शेयर 3 चीज करना है, दो नहीं, दो तो सब हर कोई जानते हैं, 25 से डिवाइड करना तो हर कोई समझ जाएगा, लेकिन ये आफ्टर बायबैक कर रहा हूं इसलिए मुझे यहां पर बायबैक के बाद तो शेयर भी बच जाता है, इसलिए तो डबल इफेक्ट आता है, वो 2 लाख का डबल इफेक्ट आता है। जैसे यहां पर यानी अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितने आए 13,50,000 डिवाइडेड बाय 25 और 10 35 35, यानी मैक्सिमम 38,571 शेयर्स कैन बी बॉट बैक। कितने 38,571 शेयर्स मैक्सिमम बॉट बैक। तो तीसरे टेस्ट में आपको यह बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा 38,571 शेयर बायबैक कर सकते हो, और आप तो बीसी का क्वेश्चन है, तो आप लिख दोगे वी आर विद इन रेंज ऑफ डेट इक्विटी रेशियो सो वी कैन बॉट बैक 20,000 शेयर्स। तो ये तरीका, फिर आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा जो अभी मैंने किया था, 2 हो गया। तो यही तरीका ज्यादा अप्रोच, सभी क्वेश्चन में यही अप्रोच लगाएंगे आप। इस क्वेश्चन इसमें भी यही अप्रोच लगा सकते हो, इसमें भी यही लिखवा दिया मैंने आपको, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। और इस अप्रोच में आपको गारंटी करके देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कर लोगे आप। बस ये याद रखना, ये बहुत शानदार कंसेप्ट है जो स्टडी मटेरियल में मैथमेटिकल एक्स वाई मांग कर रहा है, और मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको। जितना फेस वैल्यू उतना सीआरआर और प्लस प्रीमियम, इससे डिवाइड कर देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे दैट कैन बी बॉट बैक। और नंबर ऑफ शेयर पता हो तो प्राइस आ जाएगी, उस प्राइस के 3 हिस्से कर देना, फेस वैल्यू अलग कर देना, उसमें से प्रीमियम अलग कर देना और सीआरआर अलग कर देना, तो प्राइस आ जाएगी। तो प्राइस भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ, ऐसे करना है। चलिए कोशिश करना आप क्वेश्चन नंबर 5 करने की, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, और नहीं तो कम से कम में भी 2 टेस्ट तो आपसे हो ही जाएंगे, 2 टेस्ट तो हो जाएंगे ना। तीसरे टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी, तीसरा मैं बता दूंगा। प्लस जर्नल एंट्री करके रख लेना, जर्नल एंट्री तो फिक्स है 5, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी खींच के रख देना। बैलेंस शीट में भी एसेट में तो कोई चीज आता नहीं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन स्टॉक रिटर्न सब लिख देना। सिर्फ फर्क किसमें आता है, कैश में, शेयर्स में और रिजर्व्स एंड सर्विस में, तीन में आता है। तो आप इतना कंप्लीट करके रखो, तो फिर हम आगे क्या करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।